हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई नो अब आपके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है या अभी भी चालू है। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि अब आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आपको ऑलरेडी पता है, बस एक बार फिर से देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि ओके मैंने ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया और ये भी कर लिया है। ठीक है, तो कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, ज्यादा आपको भी टाइम पास नहीं करना है, मैं भी नहीं करवाऊंगी क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर बोलने वाले हैं। एक है डूज एंड डोंट्स। कल से जो आपका बोर्ड एग्जाम चालू होने वाला है, इंग्लिश का पेपर है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं और आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में आपको बता चुके हैं, तो मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बहुत ज्यादा बताने वाली हूँ जो आपको अभी फटाक से पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डूज और डोंट्स की अगर बात करें तो पहला डू क्या है अपना, कि आपको अपना ओरिजिनल हॉल टिकट लेकर जाना है। बैकअप के लिए आप अपने बैग में एक ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कॉपी रख सकते हो ताकि अगर आप ओरिजिनल मिसप्लेस हो जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कॉपी दिखा सको। लेकिन एग्जाम सेंटर पे पहले वो लोग ओरिजिनल एडमिट कार्ड चेक करते हैं, तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आपको अपने साथ राइटिंग पैड, देखो किसी किसी का सेंटर छोटे स्कूल में लगता है या जूनियर कॉलेज में लगता है जहाँ पे बेंचेस अच्छे नहीं होते हैं, किसी किसी बेंच पे खड्डा वगैरह होता है, किसी बेंच पे दरार होती है, तो आप बिना राइटिंग पैड के अगर जाओगे तो आपका पेपर लिखते लिखते अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो राइटिंग खराब हो सकती है या बीच में से फट सकता है। तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपना खुद का एक ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड लेके जाओ। येलो, ब्लू, पर्पल, ब्लैक राइटिंग पैड नहीं चलेगा, एनीम के स्टिकर वाला राइटिंग पैड नहीं चलेगा, नॉर्मल व्हाइट ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड जो 40 रुपए का आता है वो लेकर जाओ। प्लस ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। आपका पाउच ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा अगर कलरफुल पाउच रहेगा या नॉन ट्रांसपेरेंट पाउच रहेगा तो ये पाउचेस आपको यूज करने नहीं दिया जाता है, एग्जामिनर ले लेता है। तो ट्रांसपेरेंट पाउच जिसके आर पार सब कुछ दिखाई दे और ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड पे दो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जिसमें से सेकंड इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है कि आपको आपके एग्जाम हॉल में दिए गए टाइम से आधे घंटे पहले कम से कम पहुंचना है। आप 45 मिनट्स पहले पहुंच जाओगे तो भी अच्छी बात है क्योंकि पहला पेपर है, जाके थोड़ा एंजाइटी होता है, नर्वसनेस होता है, तो अगर आप उस माहौल में जाओगे तो थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा। वॉशरूम वगैरह जाना है तो वॉशरूम वगैरह जाके आ सकते हो क्योंकि एक बार अगर एग्जाम चालू हो गया तो फिर बीच में वॉशरूम जाने नहीं दिया जाता अनलेस एंड अनटिल इट इज अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन, और वो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मिनिमम 30 मिनट्स बिफोर यू हैव टू रीच योर एग्जाम हॉल। ठीक है, फिर आपको अपना हैंडकरचिप साथ में लेके जाना है। अब आप बोलोगे मैम हम थोड़े छोटे बच्चे थोड़ी, आप हमको रुमाल लेके जाने बोल रहे हो। मैं क्यों बोल रही हूँ, पहला पेपर है, आपने भले ही कॉलेज एग्जाम में प्रीलियम अटेम्प्ट किया है, क्लासेस में आपने एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन अब मौसम वापस गर्म होना चालू हो रहा है और स्ट्रेस में ना आपके हाथ के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तो लिखते लिखते ना हाथ गीला होने लग जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी होता है। पहला बोर्ड का पेपर है, 2 साल बाद दे रहे हो, 10वीं में दिया था फिर अभी दे रहे हो, तो एंजाइटी की वजह से, एंशियसनेस की वजह से हाथ में पसीना आने लगता है जिसकी वजह से पेन छूटने लग जाता है या राइटिंग गंदी होने लग जाती है। तो उसके लिए प्लीज हैंकरचीफ कैरी करो। हैंकरचीफ कैरी करोगे तो आप अपना पसीना पोंछ सकते हो, आपको कम से कम उस चीज का स्ट्रेस नहीं रहेगा। एग्जाम में छोटी छोटी चीजें ही पैनिक करती है, तो हैंकरचीफ कैरी करो ताकि हाथ का स्वेट आप पोंछ सको। और अपना वाटर बॉटल कैरी करो क्योंकि हर एग्जाम सेंटर में पानी का टंकी होगा या नहीं होगा बोला नहीं जा सकता, साफ पानी होगा कि नहीं होगा बोला नहीं जा सकता, तो खुद का ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करो। वाटर बॉटल कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट, 15-15, 20-20 रुपए का बॉटल आता है। बिस्लरी का बॉटल लेके जाओगे तो भी चलेगा लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा रहना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट। टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से मैं खुद यही चीज करती हूँ, जिस दिन मुझे टेंशन होता है मैं खाना ही नहीं खा पाती हूँ, लेकिन ऐसी गलती मत करना। एग्जाम के पहले प्लीज अच्छा नाश्ता करके जाओ, चाय पोहा खा के जाओ या ऑमलेट ब्रेड खा के जाओ या जो भी आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। हैवी ब्रेकफास्ट मत करो नहीं तो पेपर में जाके सो जाओगे। एक तो 3 घंटे 2.5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का, उसमें भी आपको लास्ट में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए, तो वो भी टाइम आपको काउंट करके चलना है। तो प्लीज प्रॉपर नाश्ता करके जाओ, नाश्ता करके जाओगे तो बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मिलेगी। और साथ में अपने पॉकेट में एक चॉकलेट रखो या कुछ ड्राई फ्रूट्स रखो ताकि क्लासरूम के अंदर घुसने से पहले आप खा सको, ताकि आप फ्रेश फील करो, आपको नींद ना आए, आपकी बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी मिले। ठीक है, तो हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट। आलू के पराठे और लस्सी पी के मत जाना, नींद आएगी। मतलब हैवी नाश्ता मत करो, हल्का नाश्ता करो पर खा के जाओ। ठीक है, और एक दिन पहले, अभी समझो कल आपका इंग्लिश का पेपर है तो आज सुबह 4 बजे तक मत पढ़ना,
मालूम पड़ा सुबह 4 बजे तक पढ़ा, फिर 10 बजे उठ के सब कुछ भूल गए और 10:30 बजे का पेपर है। तो ऐसा मत करना। कम से कम 6.5 घंटे की प्रॉपर नींद की जरूरत है आपको। रात को ज्यादा से ज्यादा 12 से 1 बजे तक पढ़ो, फिर 1 बजे मैक्स टू मैक्स, 1 बोल रही हूँ, 12 बजे सो जाओगे तो और अच्छा है। तो 12 से 6, 6:30 बजे की नींद, प्रॉपर नींद लो। वो 6 घंटे में तुम कोई झंडा गाड़ के नहीं आने वाले हो। तो प्रॉपर 6, 6.5 घंटे की नींद लो, फिर सुबह उठ जाओ ना, 6:30 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो बीच का स्लीपिंग टाइम है, ये स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब मत करना। पहला पेपर है, स्ट्रेस की वजह से नींद भी ज्यादा आती है। तो प्लीज पहले पेपर में नींद के साथ झोल मत करके जाना। आज अच्छे से सो जाना, 12, 12:30 बजे सो जाना, ठीक है। कैरी एक्स्ट्रा स्टेशनरी, एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा पेंसिल, एक्स्ट्रा स्केल, एक्स्ट्रा इरेजर, एक्स्ट्रा शार्पनर, ये सब बच्चों वाली बातें होती हैं। पर 12वीं के बच्चे खुद को पता नहीं किसका भाव समझते हैं कि कुछ लेके ही नहीं जाते। तो प्लीज एक्स्ट्रा स्टेशनरी लेके जाओ। उधर पे शेयरिंग, एम.आई. देम.आई. वाला सिस्टम नहीं है, शेयरिंग सिस्टम नहीं है। कोई भी आपको आपके साथ कोई चीज शेयर नहीं करेगा और एग्जामिनर ये अलाउ नहीं करता है। अगर एग्जामिनर को जरा सा भी डाउट हुआ कि ये बच्चा अटेम्प्ट ऑफ कॉपी कर रहा है, तो एग्जामिनर के, आपके रूम के बाहर जो कांस्टेबल होते हैं, पुलिस कांस्टेबल होते हैं, उनको बुला के सीधा आपको एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाता है। और अगर आपके हॉल टिकट पे छप गया कि ये बच्चा अटेम्प्ट ऑफ कॉपी कर रहा था, तो आप 3 साल के लिए डीबार हो जाओगे, आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ कांड मत करना कि आपको एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, डोंट। सबसे पहली बात तो हॉल टिकट मत भूलना। कॉलेज आईडी कैरी करो, भले आपका सेंटर किसी दूसरे कॉलेज आईडी में, किसी दूसरे कॉलेज में लगा हुआ हो, पर फिर भी अपने खुद का कॉलेज का आईडी कार्ड कैरी करो। कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं मिला है, आधार आईडी कार्ड कैरी करो, पर आईडी कार्ड कैरी करो, ठीक है। आपका फोटो आईडी, इसीलिए बोल रही हूँ, एडमिट कार्ड तो कैरी करना ही करना है, पर उसके साथ बैकअप के लिए अपना आधार कार्ड का जेरोक्स लेके रखो और कॉलेज का आईडी कैरी करके जाओ। इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। नहीं तो अभी कमेंट में धड़ाधड़ लिखना चालू कर दोगे, मैम मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, मैं रिपीटर हूँ, मेरे पास कॉलेज का आईडी नहीं है, मैं तो इधर से हूँ, मैं तो उधर से हूँ। हॉल टिकट कैरी करो बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डोंट स्टे अवेक ओवरनाइट। बार बार बोल रही हूँ मैं, आज रात भर मत जागरण करना। रात भर जाग के तुम कुछ नहीं उखाड़ लोगे। रात को 12 बजे तक पढ़ो, 6 बजे तक सो जाओ, 12 से 6 का नींद लो और फिर 6 बजे सुबह उठ के पढ़ो, ठीक है। ईट प्रॉपर फूड 1 डे बिफोर एग्जाम। आज अच्छे से खाना खाना, इसका मतलब ये नहीं कि भंडारा भोज करोगे, 56 भोज खाने बैठोगे। अच्छे से खाना खाना मतलब प्रॉपर दाल चावल जो भी आपके घर पे खाना बना, अच्छे से खाना। नहीं नहीं मेरे को टेंशन है, मेरे को खाना नहीं खाने का है, ऐसा निर्जला या फिर खाने का उपवास मत करना, उससे मार्क्स नहीं आने वाले। जितना पढ़ा है उससे ही मार्क्स आएंगे। तो प्लीज प्रॉपर खाना खाना, जो भी मम्मी देगी इज्जत से चुपचाप खा लेना। और इसका मतलब ये नहीं कि चाइनीज पार्टी करने जाओगे फिर पेट दुखेगा। तो जो बनेगा घर पे वो प्रॉपरली खाना खाओ, खाने को साइड में मत करो। स्ट्रेस की वजह से खाना नहीं जाता है पेट में तो भी जबरदस्ती बॉडी को खाना दो, तो ब्रेन आपकी हेल्प करेगा। नहीं तो बोलेगा तूने मेरे को खाना नहीं दिया ना, अब मैं जाते को पढ़ाई में मार्क्स नहीं दूंगा, ऐसा आपका ब्रेन आपको बोलेगा। सो ईट प्रॉपरली 1 डे बिफोर एग्जाम। मेहरबानी करके कोई भी चिट, मोबाइल फोन छुपा छुपा के, ईयरफोन्स छुपा छुपा के, स्टॉप वॉच वो जो आजकल कॉल वाला आ गया है, ऐसे सब चीजें मत कैरी करना। एग्जाम में से अगर बैन हो गए तो 3 साल तक पेपर अटेम्प्ट करने नहीं मिलेगा, प्लस बदनामी होगी वो अलग। तो ये कोई भी कांड मत करना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मत जाना। लेट जाओगे तो पहला पैनिक अटैक आता है कि अरे बाप रे मैम लेगी कि नहीं अंदर, कुछ ना कुछ भूल जाएंगे ये वो। पहला एग्जाम है, प्लीज टाइम पे पहुंचो। आपको पता चल जाएगा कि सेंटर तक पहुंचने का कितना टाइम लगता है। अगर एक बार पहले सेंटर देख के आ गए तो अच्छी बात है, नहीं देखा है, नजदीक का कॉलेज है तो भी चलेगा, बट टाइम से पहले जाओ। लेट मत होना किसी भी कीमत पे, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या चीजें हैं, हाँ पेपर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फटाक से बता देती हूँ। सेक्शन ए आपको ऑलरेडी सारे टीचर्स बता चुके हैं, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। जो एमसीक्यूज होते हैं ना, एमसीक्यूज में आपको कंपलसरी ऑप्शन नंबर लिखना कंपलसरी होता है। जैसे समझो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ABCD ऑप्शन दिया है, तो ये ABCD में से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको इधर ऑप्शन नंबर सी लिखना है, इधर लिखना है आंसर 1 ऑप्शन सी, और उसका आगे आंसर लिखना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर नहीं लिखा तो आपको 0 मिल जाएगा, सिर्फ आंसर लिख के छोड़ दिया तो भी 0 मिल जाएगा। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर लिख के छोड़ सकते हो और आगे आंसर लिख के, ठीक है। ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अभी समझो यहाँ पे फर्स्ट MCQ मैंने लिख दिया C, सेकेंड MCQ लिख दिया D, थर्ड MCQ मेरा गलत हो गया, मतलब मुझे B लिखना था पर मैंने गलती से A लिख दिया, तो मैं A को काट के B लिखूंगी तो मुझे इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका मार्क्स मुझे 0 मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग ये समझो 1 2 3 4 ऐसे MCQs लिख रहे थे, इसमें से ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग हो गया है, और उनको अचानक से याद आया अरे इसका आंसर तो कुछ और था। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको कट करके पूरा क्वेश्चन लास्ट पेज पे लिखते हैं,
उसको भी मार्क्स नहीं मिलता है, फिर वो पूरा का पूरा सेकंड अटेम्प्ट माना जाता है और आपको सारे एमसीक्यू का 0 मार्क्स मिलता है। फिर जो राइट रहेगा उसका भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो एमसीक्यू 100% श्योर रहोगे तो ही लिखना। अगर 1% का भी डाउट है तो पेंसिल से लिख के रखो, पेपर सबमिट करने से पहले पेन से लिख देना। कुछ बच्चे कमेंट में पूछेंगे मैम अगर समझो घाई घाई में मैंने पेंसिल से लिख के दे दिया पेपर, तो क्या मेरा वो आंसर कंसिडर होगा? नहीं, पेंसिल से लिखा हुआ आंसर कंसिडर नहीं होगा। आपको एमसीक्यू पेन से लिख के फेयर करके ही देना है। तो अगर आप 100% श्योर हो तो ही एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करना, नहीं तो पूरा एमसीक्यू एक साथ लास्ट में अटेम्प्ट करो। पहले लिखो ही मत, पहले सेक्शन बी से चालू करो या सेक्शन सी या सेक्शन डी, जो भी तुम्हारा सेक्शन है। फिर उसके बाद हमेशा नया सेक्शन नए पेज पे चालू करना है। समझो ऐसा आपका आंसर शीट है, यहाँ पे ये डिटेल्स तो आपको उधर ही बताए जाएंगे, सीट नंबर लिखो, होलोग्राम चिपकाओ वगैरह वगैरह, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझो आपका ये जो आंसर शीट है ये फर्स्ट पेज है, अभी इधर पे आपका सेक्शन ए खत्म हुआ है, यहाँ पे कहीं आपका आंसर नंबर 8 खत्म हुआ है, ठीक है। तो इधर पे सेक्शन बी चालू करूं क्या मैं? नहीं, सेक्शन बी ऑलवेज ऑन न्यू पेज। कहाँ पे स्टार्ट करना है सेक्शन बी? हमेशा न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। और जब भी आप सेक्शन का टाइटल डालोगे तो सेक्शन का टाइटल हमेशा पेज के सेंटर में लिखना है और उसको अच्छे से अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है। टीचर को दिखना चाहिए कि इधर पे नया सेक्शन चालू हुआ है। नया सेक्शन लिखो, इधर पे आपका क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है, फिर उसका आंसर नंबर डालो और उसका आंसर लिखो कि आंसर नंबर 1 का आंसर है ए, आंसर नंबर 2 का आंसर है बी। तो ये हो गया सेक्शन ए के लिए। सेम सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी आपको करना है, यानी कि नए पेज पे नया सेक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है? चेक करेक्ट क्वेश्चन नंबर्स। 10 बार चेक करो आप जो आंसर लिख रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर राइट है कि नहीं है। मालूम पड़ा पढ़ने के टाइम पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हो, पर लिखने के टाइम पे आंसर नंबर 5 लिख दिया। 6 क्वेश्चन का आंसर के आगे 5 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर का अगर झोल किया तो 0 मार्क्स मिलता है। तो दो बार चेक करो आपने क्वेश्चन नंबर राइट लिखे कि नहीं लिखे। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल्स में आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि समझो आपने गिवन लिखा है, आपने टू फाइंड लिखा है, आपने फॉर्मूला लिखा है, ये ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बता चुके हैं। आपने फॉर्मूला लिखा है तो इसका आपको मिलता है हाफ मार्क्स। फिर जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हो तो सोल्यूशन में भी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो आपको ये सारी चीजें हाफ मार्क्स में डिवाइडेड होती है। समझो न्यूमेरिकल में आपको लास्ट आंसर नहीं आ रहा है, लास्ट स्टेप नहीं आ रहा है, तो आप पूरा न्यूमेरिकल ही छोड़ दोगे, ऐसा मत करो। पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करो। लास्ट का आंसर अगर गलत आया तो भी 3 में से 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स को इग्नोर मत करो, स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। यू हैव टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखो जब आप 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हो, दिस इज स्पेशली फॉर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए बोल रही हूँ, मैथ्स में तो थ्योरी होती नहीं है ज्यादा। तो जब आप 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन लिखते हो तो आंसर में जो टाइटल्स होते हैं ना, वो टाइटल को पेंसिल से अंडरलाइन करो। मेहरबानी करके 2 इंक मत यूज करना, इधर पे मैं लिख देती हूँ, यूज ओनली 1 इंक, यूज ओनली ब्लू पेन। जेल पेन अवॉइड करो, बॉल पेन ज्यादा प्रेफर करना, जेल पेन स्पंज हो जाता है। बॉल पॉइंट, जेल पेन अवॉइड करना, क्योंकि जेल पेन में जरा सा भी पानी गिर गया तो फिर पूरा स्मज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आंसर पूरे गायब हो सकते हैं और पूरा बेकार हो सकता है। आपका ही पानी पीते पीते पेपर पे गिर गया तो खत्म, मेहनत बर्बाद। तो यूज ओनली ब्लू पेन, ब्लैक पेन मत यूज करना, रेड पेन तो बिल्कुल भी यूज मत करना, ग्रीन पिंक पर्पल ये सब पेन यूज मत करना, ओनली ब्लू पेन, और वो भी बॉल पॉइंट पेन यूज करना। अगर आपके स्कूल में जेल पेन से लिखना सिखाया है तो आपको आदत होगी तो जेल पेन यूज करो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ, आज कुछ तूफानी करते हैं चलो जेल पेन से लिख के देखते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। आपको ब्लू पेन से ही लिखना है और बॉल पॉइंट पेन प्रेफर करो क्योंकि वो स्मज नहीं होता है, और एक ही इंक प्रेफर करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेन टाइटल ब्लू इंक से लिखते हैं, फिर उसके नीचे अंडरलाइन ब्लैक इंक से करते हैं। 2 कलर का इंक पेपर पे यूज मत करो, आगे जाके पेपर चेक करने के टाइम पे बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हो जाता है, तो एक ही इंक फॉलो करो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने टाइटल ब्लू पेन से लिखा है तो अंडरलाइन पेंसिल से करो, पेंसिल यूज किया तो चलता है, पर 2 कलर का इंक यूज मत करो, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और फिर नेक्स्ट चीज क्या बताइए, यूज डार्क पेंसिल। जब आप डायग्राम्स बनाते हो, लेबलिंग करते हो डायग्राम की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो डार्क पेंसिल यूज करो। नटराज पेंसिल इतना ज्यादा डार्क नहीं होता है, मैंने बहुत बार यूज किया है। डोम्स पेंसिल जो होती है, डोम्स वाला जो ब्रांड होता है, HB पेंसिल करके भी एक ब्रांड आता है, और अप्सरा, ये 3 पेंसिल काफी ज्यादा डार्क होती है। उसमें से डोम्स ये तो काफी अच्छी है, डार्क होती है, तो ये यूज करो।
या फिर 0.7 या 1.0 वाली वाली वो जो टिप वाली पेंसिल आती है ना, वो वाली यूज करो तो वो भी डार्क होती है। पर मोटा लीड वाला यूज करना, पतला लीड वाला यूज मत करना, आपको मेहंदी नहीं निकालने का है। मोटा लीड यूज करो ताकि डायग्राम प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, और डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है। ड्रॉ डायग्राम यूजिंग पेंसिल, पेन से डायग्राम मत बनाना। हाँ, वर्स्ट केस सिनारियो में अगर समझो लास्ट क्लास में आपके पास टाइम नहीं बचा तो फिर आप पेंसिल से बना सकते हो कि चलो 0 ही मिलने वाला है ना, पेन से बना देता हूँ, टीचर का मन किया तो मार्क्स दे देगी। लेकिन टाइम है तो प्लीज पेंसिल से ही डायग्राम बनाना और डार्क कलर की पेंसिल यूज करना। नेक्स्ट, हाँ, जो मैंने आपको बोला था ना, मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये मैं क्यों बोल रही हूँ अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। समझो आपको सेक्शन बी में एनी 8 ऑप्शंस बोले गए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपका जो सेक्शन बी या सेक्शन सी व्हाटएवर सेक्शन बी है, इसमें आपको बोला है एनी 8 और इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस 12 दिए हैं। तो आप समझो आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, आंसर नंबर 4 अटेम्प्ट किया, 5 अटेम्प्ट किया, आंसर नंबर 6 अटेम्प्ट किया, आंसर नंबर 9 अटेम्प्ट किया, आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 11। कितने क्वेश्चंस हो गए? 8 क्वेश्चंस हो गए। तो और फिर इसके बाद आगे आपने और क्या लिखा? आंसर नंबर 12 लिखा। तो ऐसे आपने 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने बोले थे। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट होता है पेपर चेकिंग करने के लिए? सिर्फ स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं या इसमें से बेस्ट आउट ऑफ 8 होते हैं? तो अगर आपने टोटल 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इसमें से स्टार्टिंग के 8 सिलेक्ट नहीं होंगे, इसमें से बेस्ट 8 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे। समझो आपका ये आंसर राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग है और ये सब राइट है, तो ये आंसर सिलेक्ट नहीं होगा, आपको बाकी के आंसर्स का मार्क्स दिया जाएगा, ये रिजेक्ट कर देंगे। मतलब अगर आपने 12 के 12 क्वेश्चन लिखे हैं तो उसमें से जो 8 करेक्ट आंसर्स होंगे वो आंसर टीचर सिलेक्ट करेंगे। ये अभी हमको अपडेट जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे क्लासेस में जो स्टाफ है, जो कॉलेज प्रोफेसर्स है, उनके थ्रू पता चला है कि दिस इज हाउ द ऑप्शनल क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करते हो तो उसमें से जो बेस्ट 8 या बेस्ट 4 क्वेश्चंस होते हैं उसका ही मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। और एक चीज जो इधर पे मैं बता रही हूँ, इधर पे लिखा है ना बेस्ट आउट ऑफ टोटल, तो ये वो हो गया। और अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि समझो आपको सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस बोले थे, ठीक है, आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने पूरे 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन जो क्वेश्चन बच गए, जो 4 क्वेश्चन बच गए ना, इसका भी नंबर डाल के रखो, आंसर 9, आंसर 10, आंसर 11, आंसर 12। क्यों बोल रही हूँ मैं ये? क्योंकि कभी कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर में क्या होता है, इवन बायो में अगर गलती से भी एक भी वैल्यू बदल जाती है, जैसे समझो केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है या मैथ्स का स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है या फिर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, अगर गलती से भी उसमें एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हो गई तो अगर आपने सिर्फ उसका नंबर भी डाल के रखा है ना तो भी उसका आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। तो पहले आप 8 क्वेश्चंस का आंसर लिखो क्योंकि आपको एनी 8 बोला है, और फिर जितने भी क्वेश्चंस बच जाएंगे उसका नंबर डाल के एक एक लाइन छोड़ के आगे का सेक्शन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैम इधर पे खाली छोड़ना है कि कुछ कुछ लिख के रखना है? कुछ मत लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो और आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर डालो और आगे बढ़ जाओ। पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना बोला है उतना करो, बाकी का जो एक्स्ट्रा बचेगा सिर्फ उसका नंबरिंग डाल के छोड़ दो, क्योंकि गलती से अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको बोनस मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक्स्ट्रा नंबर डाल के छोड़ दो। और ऐसे कंडीशन में कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे? ऐसे कंडीशन में जिसका आंसर आपने लिखा है वो आंसर सिलेक्ट होंगे। अगर इसमें से कोई रॉन्ग हो गया और आप फेल हो रहे हो तो आपको ये बोनस वाला मार्क्स मिल जाएगा और आपका बेस्ट आउट ऑफ 8 सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे बोलने का इधर पे कंक्लूजन क्या है कि आप जितने भी आंसर्स लिखते हो उसमें से बेस्ट आंसर सिलेक्ट होते हैं। और दूसरी बात, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो ताकि आपको अगर क्वेश्चन में कुछ गलती हुई तो उसका बोनस मार्क्स आपको मिल सके, ठीक है। और सबसे लास्ट बात, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। समझो आपका इधर पे एक आंसर खत्म हुआ, आपने इधर पे आंसर नंबर 2 लिखा, अब आप आंसर 3 लिखने जा रहे हो, तो स्केल अपने हाथ में रखो, जैसे ही आंसर 2 खत्म हो जाता है उसके नीचे पेंसिल से एक लाइन मार दो, आंसर 1 के ऊपर पेंसिल से एक लाइन मार दो। तो इससे पता चलता है कि इधर पे आपका आंसर 2 खत्म हो गया है, इधर पे आपका आंसर 3 खत्म हो गया है। जैसे आंसर 3 खत्म होता है पेंसिल से एक लाइन मारो, इधर पे लिखो आंसर 4, या फिर प्रॉपरली गैप छोड़ छोड़ के आंसर्स लिखो। हमेशा नया क्वेश्चन न्यू पेज पे स्टार्ट करो। नया क्वेश्चन क्या करोगे? ऑलवेज न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, सेक्शन न्यू सेक्शन ऑन न्यू पेज, न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। मतलब समझो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो न्यू पेज पे चालू करो,
छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, तो एक पेज पे ही सॉल्व कर सकते हो। अभी समझो आप सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 मार्क क्वेश्चन। तो आपका जो पेज है, इस पेज में आपने 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इधर एमसीक्यू 1 2 3 ऐसे 9 तक लिखा, एक एमसीक्यू के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ रहा है, तो इधर पे आप एमसीक्यू नंबर 10 लिखोगे। तो क्या मैं इधर से सेक्शन बी स्टार्ट करूं? नहीं, सेक्शन बी न्यू पेज से स्टार्ट करना है। क्या मैं इधर से क्वेश्चन 2 स्टार्ट करूं? नहीं, क्वेश्चन 2 एक पूरा नया क्वेश्चन है, तो उसको भी न्यू पेज पे स्टार्ट करो। सो न्यू क्वेश्चंस ऑन न्यू पेज, न्यू सेक्शंस ऑन न्यू पेज। जैसे बड़े बड़े आंसर खत्म हो जाते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करो ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और आपके बेस्ट आउट ऑफ 8 या जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी अटेम्प्ट करने बोले, टोटल में से सिर्फ वो बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं मार्क्स देने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा ड्रेसिंग के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया है, सिंपल ड्रेसिंग करके जाओ। हिजाब वगैरह आपको पहनने के लिए देते हैं, बुरखा वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो खाली नीट के एग्जाम में स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। बुरखा पहन सकते हो, हिजाब पहन सकते हो, सिर्फ कुछ अगर होगा तो फीमेल टीचर आके आपको चेक कर लेगी, और अगर आपके मन में चोर नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉन्ग कुर्ती, लॉन्ग स्लीव शर्ट, लॉन्ग टॉप, लॉन्ग जीन्स पहन सकते हो, खाली उसको फोल्ड मत करो। फोल्ड करोगे तो टीचर आके चेक करती है कि चिट विट तो नहीं है, तो उसकी वजह से पैनिक हो जाता है। पैनिक अवॉइड करने के लिए मैं बोल रही हूँ सिंपल कपड़े पहन के जाओ। अगर खुद के ऊपर भरोसा है तो आराम से आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, खाली साड़ी और लहंगा चोली पहन के मत जाना, या लड़के शेरवानी और कुर्ता पहन के मत जाना, क्योंकि उधर अपन शादी के लिए नहीं जा रहे, बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो बी एज सिंपल एज पॉसिबल, बी ऑन टाइम, टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स विथ यू। और यार फिर तुमने सब पढ़ाई की है तो इतना सा मगजमारी सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। बाकी सब अच्छा ही होगा क्योंकि हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो ऐसे शांत मन से रिलैक्स होके 2 मिनट पेपर स्टार्ट करने से पहले बोलो आई कैन डू इट, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ एंड आई विल डू इट, और अपना बेस्ट दो। इधर उधर झाका झाकी मत करो, अच्छे से पेपर दो, सब अच्छे से हो जाएगा। तो सारी टॉपिक्स अच्छे से आई होप आपने देख लिया है, सुन लिया है। अच्छे से एग्जाम देना, स्ट्रेस मत लेना, सब कुछ लेके जाना अपने साथ, पानी लेके जाना और कुछ खाने को लेके जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, अच्छे से पेपर देना, टेक केयर, सी यू सून। अपना बायो का जो चैप्टर नंबर 15 बचा है, 1 शॉर्ट वीडियो, वो मैं अब सीधा 2-3 दिन बाद डालूंगी। अभी पहले इंग्लिश का पेपर हो जाने दो, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओ, तो सिर्फ जो एक चैप्टर का 1 शॉट बचा है वो मैं डाल दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।